बात करते हैं व्यंजन संधि की। आमतौर पर हम किसी भी साथी से चर्चा करते हैं तो वो संधि विषय को स्वर संधि तक अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन आगे समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। उसका मुख्य कारण है कि हम उसको जड़ से नहीं पकड़ते हैं। व्यंजन संधि को समझने से पहले हमें एक बार पुनः घोष और अघोष को समझना होगा। घोष तत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं कम कंपन करती है और हवा को गले से बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, अघोष कहलाते हैं। और सघोष वे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका अधिक कंपन करे और हवा गले से निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के बाहर निकल आए, सघोष कहलाते हैं। और वर्णमाला के 13 अक्षर अघोष होते हैं। कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है और सह। ये 13 अघोष है और उसके अलावा जो बाकी रह गए वो क्या है, सघोष है। तो अघोष और सघोष का हमें पल पल ख्याल रखना है व्यंजन संधि को समझने के लिए। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं? कोई प्रकार नहीं होती। व्यंजन संधि अपने आप में सीधी वर्णित है, मगर हम इसको समझने के लिए इसे अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। ये जो भाग है, ये भेद है, ये हमारे स्वयं के समझने के लिए बनाए गए हैं। अतः कभी भी व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्न आ जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें इन भेदों को चिन्हित नहीं करना है। तो पहला भेद हम इसको समझने के लिए करें तो अघोष और सघोष का नियम है, इसे समझना है हमें। पहला अघोष का और दूसरा सघोष का नियम कि प्लस के निशान के पश्चात जब कभी भी अघोष अक्षर आ जाए, प्लस के निशान के पश्चात जब कभी भी अघोष अक्षर आ जाए तो प्लस से के निशान से पूर्व का कोई भी अक्षर, भले ही वो सघोष हो या अघोष हो, क्या बन जाएगा, अघोष बन जाएगा। प्लस के निशान से पूर्व कोई भी अक्षर हो, भले वो सघोष हो या अघोष हो, मगर प्लस के निशान के पश्चात यदि अघोष है तो इधर वाला भी अघोष बन जाएगा। इसको हम ऐसा समझे, आमतौर पर पहला या दूसरा अक्षर है वो अघोष और सघोष होता है, जैसा कि हमने यहां पर चिन्हित किया, पहला, दूसरा और 3 ये सह। तो पहला और दूसरा यदि प्लस से पूर्व है तो वो तो पहला और दूसरा रहेंगे ही। इसके अलावा यदि कोई तीसरा अक्षर भी है तो भी वो पहला बन जाएगा, यानी कि हम कहें तीसरे का पहला बन जाएगा। ज्यादातर पहला होता है, मगर नियम के हिसाब से हम पहला और दूसरा दोनों रखेंगे कि प्लस के निशान के पश्चात यदि पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कैसा भी हो, परिणाम क्या होगा, पहला अक्षर ही आ जाएगा। कैसे? इसको ऐसे समझे, कोई भी पाठ्य पुस्तक होती है, उसके पहले पेज पर एक लेख लिखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है प्राकथन। अब हमने देखा प्लस के निशान के बाद में क्या है, क है, और प्लस के निशान से पूर्व क्या है, इधर भी क है, ये भी क्या है, अघोष, और ये भी क्या है, अघोष। तो अघोष का अघोष ही रह जाएगा। अब दूसरे नियम को और समझे कि प्लस के निशान के पश्चात यदि सघोष आ जाए, प्लस के निशान के पश्चात क्या आ जाए, सघोष, तो इधर वाला भी सघोष ही बन जाएगा, इधर वाला भी सघोष ही बन जाएगा। यानी कि यहां पर यदि पहला हो, दूसरा हो या तीसरा कोई भी अक्षर हो, सामने सघोष आ गया तो क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। कैसे? इसको ऐसे समझे, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, प्लस के निशान के बाद में क्या है, ईश्वर है, और स्वर क्या है, सघोष, क्योंकि अघोष तो केवल जो डिब्बे में है ये 13, ये इतने ही हैं, ये 13 है, यही अघोष है, इसके अलावा क्या है, सारे सघोष। तो पहला अक्षर है, पहले का क्या कर देंगे, तीसरा, क आधा है तो हमने क्या कर दिया यहां पर ग आधा, और ई हमारे पास स्वर है, स्वर की जाति इसके लगा दी और शब्द बन गया वागीज। एक बार पुनः देखें, पहला नियम है प्लस के निशान के पश्चात यदि अघोष आता है तो प्लस के निशान से पूर्व का कोई भी हो, सघोष हो या अघोष, अघोष बन जाता है।
और आमतौर पर पहला, दूसरा, तीसरा कोई अक्षर मिलेगा और बन जाएगा क्या? पहला। और दूसरा नियम है प्लस के निशान के पश्चात यदि सहघोष आ जाए, प्लस के निशान के पश्चात यदि सहघोष आ जाए तो प्लस के निशान से पूर्व का कोई भी अक्षर हो, भले वो अघोष हो या सहघोष, क्या बन जाएगा? सहघोष बन जाएगा। अब इन दोनों नियमों को हम एक साथ समेकित करते हैं और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक शब्द है जगत प्लस ईस। प्लस के निशान के बाद में क्या है? सहघोष, और इधर क्या है? अघोष। तो ये क्या हो जाएगा? जगह तय, पहले का तीसरा हो जाएगा। अपने वर्ग का ही बनेगा, ये ध्यान रखना, अपने वर्ग का ही बनेगा, तय के वर्ग का ही तीसरा बनेगा। और इस ई की जाति इसके लग जाएगी, और शब्द हो गया जगदीश। एक शब्द और है संसद सदस्य। संसद सदस्य, प्लस के निशान से पहले क्या है? सहघोष, और प्लस के निशान के बाद में क्या है? अघोष। तो ये इसको देख करके क्या बन जाएगा? अघोष। अपने वर्ग का बनेगा, तो सह के वर्ग का पहला अक्षर बनेगा। क्या बनेगा? पहला अक्षर। देखो इधर तीसरा दे रखा है, मगर बनेगा क्या? पहला। तो संसद सदस्य, संसद सदस्य। उसी तरीके से कुछ और शब्दों के बारे में बात करें। वाक प्लस जाल, प्लस के निशान के बाद में क्या है? जय। जय क्या है? सहघोष, सहघोष है। इधर क्या है? अघोष। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस के बाद वाला प्रभावित करेगा प्लस से पहले वाले को, तो कै का तीसरा क्या हो जाता है? गे, और ये जाल। अब पहले वाले उदाहरण में इधर स्वर था तो गे को हमने स्वर की जाति लगा दी, मगर यहां पर स्वर नहीं है तो गे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाग जाल। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। सम्यक ज्ञान, प्लस के निशान के बाद में क्या है? ज्ञ। अब इसमें ये देखना है, जो संयुक्त अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर आ जाए तो इसमें संयुक्त होने वाले दोनों ही क्या है? सहघोष है। ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ बनता है जय और ये से। ऋषि मुनि बोलते हैं विज्ञान ने काफी उन्नति की है, तो दोनों सहघोष है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सहघोष है। और जैसे क्षय, क्षय कै प्लस सह से बना है, दोनों क्या है? अघोष है, तो क्षय क्या हो गया? अघोष। त्रय, त्रय है, इसमें एक अघोष है, एक सहघोष है, तो एक भले ही इसमें सहघोष आ गया लेकिन इसमें एक अघोष आ गया ना। अघोष को एक, जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की थी, इसको एक मनोविकार के रूप में ले। जैसे आमतौर पर बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो उन अघोष अक्षर है उन्हीं पे हकलाते हैं। हमने एक बताया भी था कि जब हमने पहले अघोष पढ़ा तो पाठ्य पुस्तकों में इधर उधर चर्चा की और देखा और पाया कि इस पर कई शोध हुए हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म भी बनी है डर, जिसमें कि वो बोलता है किरण। ये जो अक्षर जिन पे अटकते हैं वो सारे क्या है? अघोष है। इनके लिए अलग अलग थेरेपी भी है, अपने राजस्थान में जयपुर में है, जो कि वाचन की कला सिखाती है। कोई बच्चे अकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो उनको जीवा का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें अघोष आ गया तय, तो ये पूरा क्या हो गया? अघोषी हो गया। श्रेय, श्रेय आ जाए यदि, अब रह हालांकि सहघोष है इसमें, लेकिन इसमें सह आ गया, सह अघोष आ गया। यदि अघोष का मिलना हो गया ना तो पूरा का पूरा क्या हो गया? ये अघोषी हो गया। तो यहां पर सम्यक ज्ञान है, ज्ञ आ गया हमारे पास, तो सम्यक कै अघोष है और इसके वर्ग का तीसरा सम्यक ज्ञ, और ये ज्ञान। और चूंकि ये क्या है? स्वर नहीं है, तो हम इसको स्वर की जाति तो इसके लगेगी नहीं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम्यक ज्ञान। शब्द है एक सम्यक दर्शन,
सम्यक दर्शन। दय क्या है? सहघोष, और कै क्या है? अघोष। तो अघोष है तो सम्य गय दर्शन। शब्द एक सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। इस बार प्लस के निशान के बाद में भी अघोष है, इधर भी अघोष है, उधर अघोष है, तो इधर वाला क्या है? हो जाएगा अघोष, और ये तो पहले से अघोष है तो अघोष का अघोष ही रह जाएगा। ये व्यंजन संधि के हमने पहले दो नियम पढ़े हैं, सहघोष का नियम और अघोष का नियम। व्यंजन संधि के भेद होते हैं क्या? नहीं होते। तो फिर हमने भेद क्यों किए हैं? हम इस विषय को अच्छी तरीके से समझने के लिए अलग अलग भाग बनाए हैं, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में ये पूर्ण रूप से सेट हो सके। तीसरे नियम पंचमीकरण की। प्लस के निशान के पश्चात यदि पंचम अक्षर आ जाता है, प्लस के निशान के पश्चात यदि पंचम अक्षर आ जाता है तो इधर वाला भी पंचम ही हो जाता है। यहां पर यदि पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी अक्षर हो, मगर प्लस के निशान के पश्चात यदि पंचम अक्षर है तो इधर वाला भी पंचम ही हो जाता है। ध्यान रहे, अपने वर्ग का पंचम अक्षर, अपने वर्ग का, अपने वर्ग का, प्लस के निशान से पहले जिस वर्ग का अक्षर हो उसी वर्ग का पंचम अक्षर आएगा। जैसे सत प्लस मति, प्लस के निशान के पश्चात क्या है? मैं, और मैं क्या है? पंचम अक्षर है। मैं पंचम अक्षर है तो इधर वाला भी क्या बन जाएगा? पंचम। अपने वर्ग का, तय के वर्ग का पंचम कौन सा आएगा? तय के वर्ग का पंचम आता है नय। तय आधा है तो नय भी आधा। तो शब्द हो जाता है सन्मति। हमने विद्यालय में प्रार्थना पढ़ी है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति सत्य रूपी बुद्धि दे। उसी तरीके से चित प्लस मैं, तय के बाद में पंचम अक्षर, और इधर वाला ये क्या बन जाएगा? ये भी पंचम हो जाएगा। तो तय का पंचम नय और मैं, चिन्मय। बहुत सी बार कुछ साथी कहते हैं कि आप जो ये प्लस का निशान है इसे हिंदी भाषा में क्यों नहीं उच्चारण करते? व्यवहारिक धरातल पर आमतौर पर हम देखें कि हिंदी भाषा अपने आप में इतनी समृद्ध है जो मूल रूप से अपनी नहीं है। हिंदी में संस्कृत से कुछ शब्द तत्सम के रूप में आए हैं, कुछ रूप बदलकर तद्दम बहु के रूप में आए हैं, कुछ विदेशी, कुछ देश, अलग अलग तरीके से हिंदी भाषा का जो ढांचा है वो खड़ा हुआ है। हमने सभी भाषाओं को अपने अंदर समा करके समन्वय, जैसा कि तुलसी ने मानस में बताया है, उस समन्वय के रूप में जो बात हमें समझ में आ जाए, जो सीधा का सीधा हमारे दिमाग में सेट हो जाए, हमारे व्यवहार में हम प्लस का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो चित प्लस मैं, तय के बाद में मैं चिन्मय हो जाता है। उसके बाद में बात करें हम सत प्लस न्यास, सत प्लस न्यास, तो नय पंचम है तो यह भी क्या हो जाएगा? पंचम। अब बात करें, कई जगह हमें यह सब इस रूप में भी देखने को मिलता है। तो कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? देखो सही दोनों है, दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन जब मानक की बात करेंगे तो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि दो पंचम अक्षर यदि अधूरे हो तो उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से इसको हम प्रथम वरीयता से चयन करेंगे। उसके पश्चात वाक में, प्लस के निशान के बाद में है पंचम अक्षर और इधर यह है प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर कै के वर्ग का पांचवा कौन सा हो जाएगा? अंगय हो जाएगा। वांग में साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करें, जैसे नियम हमेशा हमें ध्यान में रखना है, प्लस के निशान के पश्चात यदि पंचम आ जाए
तो प्लस से पूर्व का जो अक्षर है वो भी पंचम हो जाता है, वो अपने वर्ग का पंचम बन जाता है। पद प्लस नग, तो दय के वर्ग का पंचम न और पनंग हो जाता है। दिक प्लस नाक, कै के वर्ग का पंचम अंग है। उत प्लस नति, उद और उत दो शब्द है जो भाषा में प्रचलित है, दोनों ही सही है। दोनों में से प्रथम वरीयता से हम किसे चयन करेंगे? अब तक भाषा विभाग ने बोर्ड में जितने प्रश्न पूछे गए हैं ज्यादातर के उत्तर में विभाग ने उत को प्रथम वरीयता से चयन किया है। उत जब ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या करेंगे? हम उद करेंगे। उत और उद दोनों ही सही है। हालांकि अलग अलग जो व्याकरणिक किताबें हैं उनमें किसी में उत सही दे रखा है, किसी में उद सही दे रखा है, मगर यदि उनको समेकित रूप से समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों ही सही है, मगर प्रथम वरीयता में हम उत का चयन करेंगे। तत् प्लस में तन में हो जाता है। चित प्लस में चिन्ह में हो जाता है। तो इसी तरीके से अपना ये जो तीसरा नियम है यह समाप्त होता है। इसके बाद जी हां, बात करते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम, जिसको हमने रियल मैरिज के नाम से विभाजित किया है। वास्तविक शादी, वास्तविक शादी में क्या होता है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे की समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। तय और दय है, ये पुरुष वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। चय, छ, जय, ट, ड, ल, है और स है, ये स्त्री वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। अब तय की शादी चय से हो जाती है तो ये अपने आप को ढाल लेता है चय के अनुसार, यानी तय और दय के बाद में यदि चय आ जाए तो तय या दय ये खुद भी क्या बन जाता है? खुद भी चय बन जाता है। तय आधा है तो ये चय भी आधा, दय आधा है तो ये भी आधा, और ये छह वर्ग से हो जाती है तो बन जाता है चय छह, और यदि जय वर्ग से हो जाती है तो बन जाता है जय, और ट वर्ग से हो जाती है तो हो जाता है ट, और ड वर्ग से हो जाती है तो बन जाता है ड, और ल वर्ग से हो जाती है तो बन जाता है ल, और है वर्ग से होता है तब बन जाता है द, ध, और स वर्ग से होता है तो बन जाता है च और छ। जहां पुरुष वर्ग स्वयं को स्त्री वर्ग के अनुसार बदल लेता है वहां स्थिति क्या हो जाती है? वहां स्थिति जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण बन जाता है। यहां पर पुरुष बदलने के लिए तैयार नहीं होता, तो ना तो वो स्त्री वर्ग की तरह बन पाता है और ना ही खुद रह पाता है, वो कुछ और हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास,
उच्छ्वास हो जाता है। और यदि जय से मिले तो उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल हो जाता है। ध्यान रहे, उपसर्ग में वापस ये काम आएंगे हमारे, क्योंकि उपसर्ग में किस तरीके से उज्ज्वल में से उत उपसर्ग निकालना है ये बात आएगी। तो ये संधि का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे दिमाग में रहेगा, तभी समझ में आ पाएगा। वृहत टीका, तो टय को देख करके ये भी क्या बन गया, टय बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टय के नीचे टय, अलग अलग भी लिख सकते हैं। उत प्लस डयन, तो बन जाता है उड्डयन। और उत प्लस लेख तो बन जाता है उल्लेख। ये दो अलग है। इसमें यहां पर ना तो पुरुष बदलने के लिए तैयार होता है और ना महिला बदलने के लिए तैयार होते हैं। दोनों स्थितियों में कुछ और ही परिणाम निकल करके आते हैं और कहते हैं दिमाग का दही बन जाता है, दै धै। उत्हृत तो बन जाता है उद, है के नीचे रह है, री है तो ध के नीचे भी री लग जाएगा, उद्धृत। उद्धृत को ऐसे भी लिख सकते हैं, सह, च छ बन जाता है। इसको हम ऐसे भी समझे, छ जब कभी भी बीच में आए, छ जब कभी भी किसी शब्द के बीच में आए या अंत में आए, छ से पहले आधा च आएगा ही आएगा, आना ही होगा। फिर किसी साथी ने कहा ये देखो छ बीच में आ रहा है, आधा च आएगा ही आएगा, यहां क्यों नहीं आया? तब बात करते हैं कछुआ है वो तद्भव शब्द है। कछुआ क्या है? तद्भव शब्द है और संधि सदैव तत्सम शब्दों की होती है। कच्छप, यहां पर च आ रहा है। अब कुछ साथी चर्चा करते हैं कि संधि तो तद्भव शब्दों की भी होती है, हालांकि नवीन जो भाषा में कई परिवर्तन है, अब प्लस ही अभी बन जाता है, तब प्लस ही तभी बन जाता है। ये जो बाद में अविकारी और विकारी शब्दों के बाबत जो संधि की बात करें, तद्भव की, मूल रूप से संधि तत्सम जो शब्द है उनकी है। हिंदी के बाबत बात करें तो हिंदी अपने आप में इतनी समग्रता लिए हुए हैं कि यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये चार अलग अलग शब्द है, ये मिलकर के बने हैं। तो आमतौर पर संधि के जो प्रश्न है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो वो तत्सम संधि है, यहाँ से पूछे जाते हैं। तद्भव शब्दों की संधि है वो कैसे होती है, उनकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अब तक की अपनी बात यह है कि तय और दय प्लस से पहले और इनके बाद में यदि चय आ जाए, चय आ जाए तो चय छ, चय चय, ये एक अलग है और ये अलग है। इनके अलावा जो अक्षर है वो पुनः वापिस वही अक्षर है, रिपीट होते हैं। जैसे चय के बाद में चय, जय के बाद में जय, टय के बाद में टय, डय के बाद में डय और लय के बाद में लय। इन तीन की स्थितियां है वो अलग है।
हालांकि जो संस्कृत भाषा में कुछ और अन्य भी इस नियम पर उतर करके आते हैं, मगर ज़्यादातर है वो यहीं से, इन्हीं जो शब्द है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार के लिए जैसे हम बात करें उज्ज्वल, तो उज्जैनी, उत प्लस जैनी। उत की बात करें हम, उत और उद अपने आप में दो इस तरह के शब्द है जो काफ़ी चर्चा में है कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही है। ज़्यादा बार डिपार्टमेंट ने है वो उत को प्रथम वरीयता से चयन किया है। दोनों साथ में आ जाए तो हमें भी उत का ही चयन करना है। उत यदि विकल्प में नहीं है तब हमारा चयन है वो उद होगा। उत प्लस जैनी, उज्जैनी बन जाता है। एक बार एसआई का एग्जाम जो रिटन पेपर हुआ करते थे उनमें एक प्रश्न पूछा गया था, देवदास बहुत फेमस फिल्म रही है, देवदास काफी चर्चा में रही है। उस उपन्यास को लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है श्रीमद शरद चंद्र। अब इनके इस नियम के हिसाब से संधि करें तो श्रीमद शरद चंद्र, श्री का श्री लिख दिया, मैं का मैं लिख दिया। अब दय के सामने क्या है, सय है। दय के सामने सय आ जाए तो क्या बन जाएगा, चय छय। रह अपने पास पड़ा है ही। अब दय, दय के सामने चय है, दय के सामने चय आएगा तो क्या बनेगा, चय ही बनेगा। श्री मत्सर चंद्र, सब निकल करके आता है श्री मत्सर चंद्र। एक शब्द है उत प्लस श्रृंखल। आमतौर पर नटखट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उत श्रृंखल। तो ये क्या है, सह। श्रय किससे बना है, श्रय किससे बनता है, श्रय बनता है सह प्लस रह से, और सामने क्या आ गया, सह। तो सह आ गया तो चय कर देंगे इसका, और ये श्रय आधा है तो छह आधा, और ये इसके नीचे री है तो ये री, और इसके ऊपर अनुस्वार, और ये उत्श्रृंखल शब्द बन जाता है। ये नियम यदि हमारे समझ में आता है तो व्यंजन संधि के बाकी अन्य नियम छोटे छोटे नियम है, व्यंजन संधि हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। पहला नियम जो हमने पढ़ा कि प्लस के निशान के पश्चात यदि ए घोष आ जाता है तो प्लस से पूर्व का ए घोष है वो भी ए घोष बन जाता है। दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि प्लस के निशान के पश्चात यदि सह घोष आ जाता है तो प्लस से पूर्व का कोई भी अक्षर हो वो सह घोष बन जाता है। तीसरे नियम में हमने पढ़ा कि प्लस के निशान के बाद में यदि पंचम अक्षर आ जाता है तो प्लस से पूर्व के अक्षर के वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है। और इस नियम में हमने पढ़ा कि रियल मैरिज वास्तव में जो अपने अनुसार ढल जाते हैं वो तो अपने जैसे ही सबको बना लेते हैं, जो नहीं ढल पाते उनके परिणाम कुछ अलग नजर आते हैं, उनके परिणाम कुछ अलग नजर आते हैं। इस बाबत और भी कई ऐसी जो विषय वस्तु है जिनके बाबत और भी चर्चा करेंगे हम तब तक। जी हां, अब बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम, जिसमें तय और थ का मूर्धन्यकरण हो जाता है। मूर्धन्य सह के बाद में यदि तय या थ आए तो ये तय और थ है वो मूर्धन्य ट और ठ बन जाएंगे। यह बात है हमारे उच्चारण स्थान विषय से संबंधित। हमें उच्चारण स्थान का पहला जो टॉपिक है वो पढ़ा था, उसको रिवीजन करना है कि कै वर्ग है वो कंठे से उच्चारित होता है, च वर्ग है वो तालु से उच्चारित होता है, ट वर्ग है वो मूर्धा से उच्चारित होता है, और तय वर्ग है वो दंते से, और पै वर्ग है वो ओष्टे से उच्चारित होता है। यह तालु से, रे मूर्धा से, लय मसूड़ा अर्थात वर्ष से, और वह दंतोष्ट से। उसके बाद में पहला सह जिसे हम संकर वाला सह बोलते हैं, शय तालव्य से। दूसरा सह जिसे मूर्धन्य सह षटकोण वाला सह बोलते हैं, मूर्धन्य। तीसरा सह जिसे हम सड़क वाला सह बोलते हैं वह दंते से, और है वो अलिजीवा अथवा काकल्य से उच्चारित होती है। उसके बाद में ए आ है वो कंठ से, ई है वो तालु से, उ है वो ओष्टे से, और री है वो मूर्धा से।
ए ऐ है वो कंठ और तालु से, ओ औ है वो कंठ और ओष्ठ से। तो हमें उच्चारण स्थान के आधार पर यदि ये है मूर्धन्य से, मुर्दा से उच्चारित होता है तो ये मुर्दा वाला ही अक्षर आ जाएगा। तो सस थ 2 नंबर का आ रहा है तो मुर्दा का 2 नंबर का अक्षर हो जाता है ठ, तो शब्द हो जाएगा षष्ठ। आकृष्ट तय प्रथम अक्षर है और ये मुर्दा का है तो ये प्रथम अक्षर मुर्दा का बन जाएगा। आकृष्ट, आकृष्ट के बाबत आपको एक और बात बता दे, आमतौर पर हम साहित्य में या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ते आ रहे हैं कि उसके व्यवहार ने मुझे आकर्षित कर लिया, उसकी कार्यशैली ने मुझे आकर्षित कर लिया। आकर्षित वास्तव में यदि मानक पैमाने के आधार पर सोचे तो अशुद्ध शब्द है। आकर्षित जैसा शब्द होता ही नहीं है, जो प्रयोग में है वो अशुद्ध है। मानकीकरण से पहले जिस लेखक ने या जिस साहित्यकार ने लिख दिया यह व्यवहार में था, वहीं से ही आकर्षित शब्द चलन में है। मगर यदि शुद्ध और अशुद्ध की बात करें तो आकर्षित अशुद्ध है, उसके जगह आकृष्ट शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद बात करें हम आगे वाले शब्द की। आगे वाला शब्द है हमारे पास निकृष्ट। तय है तो पहला बन जाएगा मूर्धन्य का निकृष्ट तय, रिष्ट तय तो बन जाएगा हृष्ट, हृष्टपुष्ट मजबूत, और ये हो जाएगा पुष्टि, और ये उत्कृष्ट है। और यहां पर पुष्ट है, इस तय विषय पर गौर करें। इस और तय, स क्या है मूर्धन्य, तय क्या है दंत्य, मगर इस मूर्धन्य के प्रभाव से यह भी मूर्धन्य बन रहा है। सृष्टि, षष्टि। तो एक बार पुनः देखें, तय और थ का मूर्धन्यकरण, स मूर्धन्य स के पश्चात यदि तय और थ यानी दंत अक्षर आ जाए तो तय और थ है वो ट या ठ में बदल जाते हैं। जैसे सस थ दूसरे नंबर का आया तो मूर्धन्य अक्षर कौन सा है, दूसरे नंबर का ठ, तो यहां पर हमने ठ लिख दिया। आकृष्ट तय है, तय प्रथम अक्षर का है तो हमने प्रथम लिख दिया यहां पर मूर्धन्य का। उसी तरीके से निकृष्ट, हृष्ट, पुष्टि, उत्कृष्ट, पुष्ट, इष्ट, सृष्टि और षष्टि ये शब्द बने। इसके बाद में दूसरा नियम आता है नय का मूर्धन्यकरण। री, ई, र और स के बाद में यदि नय आता है तो वह ण में बदल जाता है। कैसे? परि प्लस नाम परिणाम बन जाता है। कृष प्लस नय कृष्ण बदल जाता है। अब एक बात और देखनी है, प्लस के निशान से पूर्व कहीं में भी आ सकता है। एकदम से पूर्व आने की कोई जरूरी नहीं है, इस स्थान पर भी मिल सकता है वो, और बीच में भी मिल सकता है। नए भी एकदम तुरंत बाद में आने की कोई अनिवार्यता नहीं है। पहले हमने दीर्घ संधि में एक उदाहरण पढ़ा था, राम प्लस अयन, जिसमें दीर्घ संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी है। रामायण, इस तरीके से ई, री, रे और स के तुरंत बाद में यदि नय आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? नय में बदल जाता है। नय का मूर्धन्यकरण रूप, नय क्या है? दंत्य वर्ग का। नय किस वर्ग का है? दंत्य वर्ग का। और नय किस वर्ग का है? मूर्धन्य वर्ग का। नय का उच्चारण स्थान जैसा कि हमने बताया तय, थ, द, ध, नय। हम उच्चारण करके देखेंगे, हमारी जीवा है वो दांत को छुएगी, और जो ट, ठ, ड, ढ, न इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा जो कठोर भाग है मुर्दा वहां छुएगी।
तो इसी तरीके से दोनों नियमों को वापस समेकित करते हैं कि तय और थय का मूर्धन्यकरण, सह मूर्धन्य सह, उसके बाद में तय थय आए तो टय ठय बन जाता है। जैसे आकृष्ट प्लस तय आकृष्ट बन जाता है, रिष्ट प्लस तय रिष्ट बन जाता है। उसी के बाद में दूसरा नियम ई री रे और सह के बाद में यदि न आए तो न बन जाता है। इसको हमने क्षेत्रीय भाषा में इस तरीके से याद रखने के लिए भी आपको बताया कि जब हम थके हारे परेशान होकर के घर पर आते हैं तो घर वालों से बहुत ही प्रेम से कहते हैं कि पानी लेकर आना, मगर उन्हें नहीं पता कि ये अपने कर्म क्षेत्र में किन किन विचारधारा के लोगों से मिलकर के आए हैं और वो उन बातों को एक बार में नहीं सुन पाते हैं तो दोबारा से फिर से कहते हैं पानी लेकर आना, फिर भी नहीं सुन पाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, रीस आ जाती है, और रीस जब आती है तो पानी को हम पानी बोलने लग जाते हैं, पानी। वही रूप इसमें नए के बाद में नए, परि प्लस नाम परिणाम बन जाता है, कृष्ण प्लस नए कृष्ण बन जाता है, राम प्लस एन रामायण। रामायण में दो संधि है, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, दोनों आ जाए तो क्या करना है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखी है, तब तो हमारा प्रथम चयन होगा दीर्घ संधि। और यदि स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों दे रखे हैं उपयुक्त दोनों, तब हो जाएगा दोनों, और दीर्घ संधि या स्वर संधि ऑप्शन में नहीं है तब उत्तर हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। जी हां, अब बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम, जिसमें तय और थय का मूर्धन्यकरण हो जाता है। मूर्धन्य सह के बाद में यदि तय या थय आए तो यह तय और थय है वो मूर्धन्य टय और ठय बन जाएंगे। यह बात है हमारे उच्चारण स्थान विषय से संबंधित। हमें उच्चारण स्थान का पहला जो टॉपिक है वो पढ़ा था, उसको रिवीजन करना है कि कैवर्ग है वो कंठे से उच्चारित होता है, चैवर्ग है वो तालु से उच्चारित होता है, टैवर्ग है वो मूर्धा से उच्चारित होता है, और तैवर्ग है वो दंते से, और पैवर्ग है वो ओष्टे से उच्चारित होता है। यह तालु से, रे मूर्धा से, लय मसूड़ा अर्थात वर्त से और वह दंतोष्ट से। उसके बाद में पहला सह जिसे हम संकर वाला सह बोलते हैं, शय तालव्य से, दूसरा सह जिसे मूर्धन्य सह षटकोण वाला सह बोलते हैं मूर्धन्य, तीसरा सह जिसे हम सड़क वाला सह बोलते हैं वह दंते से, और है वो अलिजीवा अथवा काकल्य से उच्चारित होती है। उसके बाद में ए आ है वो कंठ से, ई है वो तालु से, उ है वो ओष्टे से, और री है वो मूर्धा से, ए आई है वो कंठ और तालु से, ओ औ है वो कंठ और ओष्टे से। तो हमें उच्चारण स्थान के आधार पर यदि यह है मूर्धन्य से, मूर्धा से उच्चारित होता है तो ये मूर्धा वाला ही अक्षर आ जाएगा। तो सस थय, थय 2 नंबर का आ रहा है तो मूर्धा का 2 नंबर का अक्षर हो जाता है ठय, तो शब्द हो जाएगा सस ठय। आकृष्ट तय, तय प्रथम अक्षर है और ये मूर्धा का है तो ये प्रथम अक्षर मूर्धा का बन जाएगा। आकृष्ट, आकृष्ट के बाबत आपको एक और बात बता दे, आमतौर पर हम साहित्य में या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ते आ रहे हैं कि उसके व्यवहार ने मुझे आकर्षित कर लिया, उसकी कार्यशैली ने मुझे आकर्षित कर लिया। आकर्षित वास्तव में यदि मानक पैमाने के आधार पर सोचे तो अशुद्ध शब्द है, आकर्षित जैसा शब्द होता ही नहीं है, जो प्रयोग में है वो अशुद्ध है। मानकीकरण से पहले जिस लेखक ने या जिस साहित्यकार ने लिख दिया यह व्यवहार में था, वहीं से ही आकर्षित शब्द चलन में है। मगर यदि शुद्ध और अशुद्ध की बात करें तो आकर्षित अशुद्ध है, उसके जगह आकृष्ट शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद बात करें हम आगे वाले शब्द की, आगे वाला शब्द है हमारे पास निकृष्ट। तय है तो पहला बन जाएगा मूर्धन्य का, निकृष्ट तय, रिष्ट तय तो बन जाएगा हृष्ट, हृष्टपुष्ट मजबूत, और ये हो जाएगा पुष्टि, और ये उत्कृष्ट तय, और यहां पर पुष्ट तय, इस तय विषय पर गौर करें। इस और तय, सह क्या है मूर्धन्य, तय क्या है दंते, मगर इस मूर्धन्य के प्रभाव से यह भी मूर्धन्य बन रहा है। सृष्टि,
षष्टी। तो एक बार पुनः देखें, तय और थ का मूर्धन्यकरण, सह मूर्धन्य सह के पश्चात यदि तय और थ यानी दंत अक्षर आ जाए तो तय और थ है वो ट या ठ में बदल जाते हैं। जैसे सस थ दूसरे नंबर का आया तो मूर्धन्य अक्षर कौन सा है, दूसरे नंबर का ठ, तो यहां पर हमने ठ लिख दिया। आकृष्ट तय है, तय प्रथम अक्षर का है तो हमने प्रथम लिख दिया यहां पर मूर्धन्य का। उसी तरीके से निकृष्ट, हृष्ट, पुष्टि, उत्कृष्ट, पुष्ट, इष्ट, सृष्टि और षष्टि ये शब्द बने। इसके बाद में दूसरा नियम आता है नय का मूर्धन्यकरण। री, ई, र और स के बाद में यदि नय आता है तो वह ण में बदल जाता है। कैसे? परि प्लस नाम परिणाम बन जाता है। कृष प्लस नय कृष्ण बदल जाता है। अब एक बात और देखनी है, प्लस के निशान से पूर्व, पूर्व कहीं में भी आ सकता है, एकदम से पूर्व आने की कोई जरूरी नहीं है, इस स्थान पर भी मिल सकता है वो, और बीच में भी मिल सकता है। नए भी एकदम तुरंत बाद में आने की कोई अनिवार्यता नहीं है। पहले हमने दीर्घ संधि में एक उदाहरण पढ़ा था, राम प्लस अयन, जिसमें दीर्घ संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी है। रामायण, इस तरीके से ई, री, रे और स के तुरंत बाद में यदि नय आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? नय में बदल जाता है। नय का मूर्धन्यकरण रूप, नय क्या है? दंत्य वर्ग का। नय किस वर्ग का है? दंत्य वर्ग का। और नय किस वर्ग का है? मूर्धन्य वर्ग का। नय का उच्चारण स्थान जैसा कि हमने बताया तय, थ, द, ध, नय, हम उच्चारण करके देखेंगे, हमारी जीवा है वो दांत को छुएगी, और जो ट, ठ, ड, ढ, न इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा जो कठोर भाग है मुर्दा वहां छुएगी। तो इसी तरीके से दोनों नियमों को वापस समेकित करते हैं कि तय और थ का मूर्धन्यकरण, स मूर्धन्य स, उसके बाद में तय थ आए तो ट ठ बन जाता है। जैसे आकृष्ट प्लस तय आकृष्ट बन जाता है, हृष्ट प्लस तय हृष्ट बन जाता है। उसी के बाद में दूसरा नियम, ई, री, रे और स के बाद में यदि न आए तो न बन जाता है। इसको हमने क्षेत्रीय भाषा में इस तरीके से याद रखने के लिए भी आपको बताया कि जब हम थके हारे परेशान होकर के घर पर आते हैं तो घर वालों से बहुत ही प्रेम से कहते हैं कि पानी लेकर आना, मगर उन्हें नहीं पता कि ये अपने कर्म क्षेत्र में किन किन विचारधारा के लोगों से मिलकर के आए हैं, और वो उन बातों को एक बार में नहीं सुन पाते हैं तो दोबारा से फिर से कहते हैं पानी लेकर आना, फिर भी नहीं सुन पाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, रीस आ जाती है, और रीस जब आती है तो पानी को हम पानी बोलने लग जाते हैं। पानी, वही रूप इसमें नए के बाद में नए, परि प्लस नाम परिणाम बन जाता है, कृष्ण प्लस नए कृष्ण बन जाता है, राम प्लस एन रामायण। रामायण में दो संधि है, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, दोनों आ जाए तो क्या करना है? दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखी है, तब तो हमारा प्रथम चयन होगा दीर्घ संधि। और यदि स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों दे रखे हैं उपयुक्त दोनों, तब हो जाएगा दोनों और दीर्घ संधि या स्वर संधि ऑप्शन में नहीं है, तब उत्तर हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।